नमस्कार। नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। रामकिशन यादव, शायद आप ये नाम सुनकर नहीं समझ पाएंगे आज किसकी बात होने वाली है। रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव, जो भारत में योग प्रशिक्षण के तौर पर योग गुरु के नाम पर लोगों में आते हैं, लोकप्रिय होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वे अपने धंधा बढ़ाते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। व्यापार बढ़ती है, कंपनी फलती फूलती है, उसका नाम वो पतंजलि रखते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए बाबा रामदेव फिर बड़े होते हैं। उनकी तमाम उत्पादों को भारतीय लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है और उस कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाई जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक प्रचार के लिए रामदेव को नोटिस भेजा था। उस नोटिस भेजने के बाद रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसे भी कोर्ट ने अवमानना माना है। तो रामदेव जब इस चीज को करते हैं तब वो कहते हैं, ये वही रामदेव थे जब वो कहते थे कि मैं 100 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ रुपए जुर्माना सहने को तैयार हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं मौत की सजा सुनने को तैयार हूं। आज वही रामदेव हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांग रहे थे। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को जमकर फटकार लगाई। उनको वो तमाम बातें कही जो एक फ्रॉड, एक भ्रामक प्रचार करने वाली कंपनी को कहा जा सकता है। रामदेव के वकील ने एक हलफनामा जाहिर किया और उसमें उन्होंने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको माफी मांगनी थी तो वो हमारे रिकॉर्ड में क्यों नहीं तैयार है। पहले तो आपको भ्रामक प्रचार करने होते एफिडेविट जमा करना चाहिए। दूसरा, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तुरंत 24 घंटे बाद क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके लिए भी एक कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट बनता है जिसपे भी आपको एक हलफनामा दायर करना चाहिए। इसके बाद रामदेव के वकील थे, उन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि सरकार, हम हर बात के लिए क्षमा मांगते हैं। और रामदेव हाथ जोड़कर कोर्ट के सामने खड़े रहते हैं कि हाँ, मैंने भ्रामक प्रचार किया और अब आगे से हम ऐसे प्रचारों को प्रमोट नहीं करेंगे, इस तरह के प्रचार नहीं करेंगे। रामदेव तमाम बार आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में आईएमए और डायरेक्ट जो डॉक्टरों का एक जंजाल बन चुका है, जो लोगों को चूस रहा था, इस पर आईएमए ने कड़ी आपत्ति दबाई थी। इस व्यापार के बीच में रामदेव कोरोना के समय में कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च करते हैं, जिससे वो कोरोना का रामबाण इलाज बताते हैं और इसको प्रमोट किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पे इसको प्रमोट किया जाता है। इसका आईएमए पूरा विरोध करता है। वो वैक्सीन से भी ताकतवर अपनी दवा कोरोनिल को बताते हैं, जिसका आईएमए पूरी तरीके से विरोध करता है। इसके बाद, इस विरोध के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसके कारण, उस भ्रामक प्रचार के कारण आज रामदेव को माफी मांगनी पड़ती है। अब आगे समझेंगे कि रामदेव का जो ये नाता है वो पूरा विवादों से भरा हुआ है। वे कैसे योग प्रशिक्षक होते हुए राजनीति और व्यापार में आते हैं और इतनी बड़ी कंपनी समझते हैं। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से उनका पूरा जो पुरानी इतिहास है वो विवादों से कैसे भरा हुआ है। 2006 में सीपीएम नेता वृंदा करात ने रामदेव पर अपनी दवाओं में इंसानों और जानवरों की हड्डियों को मिलाने का आरोप लगाया था। मीडिया में विवाद बढ़ा था, लेकिन पतंजलि ने आरोपों से इनकार कर दिया था। लगभग एक दशक बाद पश्चिम बंगाल की एक लेबोरेटरी में गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद सेना ने अपने कैंटीन से पतंजलि आंवला का रस वापस ले लिया था। फिर 2012 में विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए रामदेव ने उत्तराखंड में सत्ता में कांग्रेस के हाथों हाथे ले लिया था। कांग्रेस ने योग गुरु के खिलाफ कथित टैक्स चोरी, जमीन हड़पने और कथित भ्रष्टाचार के केसेस में 81 मामले दर्ज करके जवाबी कार्रवाई और उनके कई केंद्रों पर छापेमारी करने के लिए पुलिस भेजी थी। 2018 में बाबा रामदेव ने एक समय करीबी साथी रहे करणवीर ने पतंजलि घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर देसी गाय से शुद्ध देसी घी बनता है तो उसकी कीमत लगभग 1,200 रुपए होगी, जबकि पतंजलि की घी आज करीब 600 रुपए किलो बिक रही है। तो ये कैसे संभव है? इस तरह के तमाम आरोपों के बावजूद पतंजलि अभी भी लगातार फल फूल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। रामदेव ने 2019 में कहा था कि वो एक फकीर हैं और वो देश के लिए काम करते हैं, देश के मजबूत करने का प्रयास करते हैं। पतंजलि की फायदा देश का फायदा है और ये जो लाखों विदेशी कंपनियां कमा के ले जा रही हैं, वो देश से पैसा विदेश ले जा रही है। उन्होंने कहा था कि आज पतंजलि 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। 3 साल बाद अब पतंजलि 10,000 करोड़ की अधिक की कंपनी हो गई है।
इन तमाम आरोपों, राजनीतिक उठापटक हो, चाहे वो योग हो, चाहे व्यापार, रामदेव हमेशा विवादों में रहते हैं, उसके बावजूद वो फलते फूलते रहते हैं। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद अभी भी रामदेव विदेशी कंपनियों, एलोपैथ पर अपना मोर्चा खोलेंगे या नहीं? क्या वो अंग्रेजी दवाइयों, अंग्रेजी डॉक्टरों के खिलाफ अपने अभियान को अभी भी जारी रखेंगे या नहीं? रामदेव वो शख्स जो योग सिखाने भारत आया था, वो व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों से रिस्क मोल ले लिया। अब आगे यही देखना है कि रामदेव का अगला कदम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और उत्तराखंड के मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी और 10 अप्रैल को मैं फिर नवप्रभा से आपके लिए ये इस खबर को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।